जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा साम्राज्य जो आज के हमारे हाईटेक शहरों को भी कड़ी टक्कर दे दे, और फिर अचानक बिना कोई सुराग छोड़े इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो जाए। आज के इस विश्लेषण में हम 5000 साल पुराने एक ऐसे ही अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े इतिहासकारों की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये कहानी है हमारे अतीत की एक ऐसी शानदार महाशक्ति की जो बस समय की धूल में कहीं खो गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना विशाल 5000 साल पुराना साम्राज्य रातों रात कैसे गायब हो गया। मतलब ये सभ्यता कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। ये उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला दें तो भी उससे कहीं बड़े इलाके में फैली थी। बिना किसी भारी तबाही के, बिना किसी राजा के मकबरे के, इनकी ये खामोशी सदियों से हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। अब कहानी में एक बड़ा ही अजीब और दिलचस्प मोड़ 19वीं सदी में आता है। उस वक्त अंग्रेजों का राज था और वो इस गलतफहमी में जी रहे थे कि वो भारत को सभ्य बनाने आए हैं। उन्हें लगता था कि हमारा तो अपना कोई महान इतिहास है ही नहीं। लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर वो चल रहे हैं, जहां वो अपनी रेलवे लाइनें बिछा रहे हैं, ठीक उसी के नीचे एक पूरी की पूरी बेहद एडवांस्ड प्राचीन दुनिया दबी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो बाहर आते ही उनके सारे दावों की हवा निकालने वाली थी। चलिए इस रहस्य के टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार कुछ अजीब से खंडहर देखे, लेकिन असली खेल 1856 में हुआ, जब रेलवे इंजीनियरों ने अनजाने में इन बेशकीमती ईंटों को मामूली पत्थर समझकर उखाड़ दिया। इतिहास का असली पन्ना तब पलटा जब 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में और फिर 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो में व्यवस्थित तरीके से खुदाई शुरू की। और फाइनली 1924 में सर जॉन मार्शल ने जब दुनिया के सामने इस खोज का ऐलान किया तो समझ लीजिए मानव इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर ही खुल गया। अब अगर आप उस समय की बाकी दुनिया से इनकी तुलना करें तो ये अंतर आपको सच में चौंका देगा। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान छोटे छोटे कबीलों और कच्ची झोपड़ियों में रहना सीख रहा था, तब सिंधु घाटी में क्या हो रहा था। वहां विशाल, एकदम वेल प्लान्ड महानगर बस चुके थे। पकी हुई ईंटों के 2-2 मंजिला घर, ये कोई आम बात नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इनकी नगर योजना यानी सिटी प्लानिंग इतनी कमाल की थी कि आज के आर्किटेक्ट भी इसे देखकर अपना सर खुजलाने लगते हैं। पूरा शहर एक शानदार ग्रिड सिस्टम पर टिका था, जहां चौड़ी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक ऊंचा दुर्ग जहां बड़े सार्वजनिक भवन और अन्न भंडार थे, और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट। और ये ईंटें, इनका 4:2:1 का स्टैंडर्ड रेशियो सबसे ज्यादा हैरान करता है। आप हड़प्पा चले जाइए, मोहेंजोदड़ो चले जाइए, या फिर हजारों किलोमीटर दूर गुजरात के लोथल में, हर जगह हर एक ईंट का आकार और अनुपात बिल्कुल सेम था। जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीन या कंप्यूटर के हजारों किलोमीटर के एरिया में इतना सटीक सिस्टम लागू करना, ये सच में अकल्पनीय है। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो में मिले महान स्नानागार या ग्रेट बाथ की। ये इनकी इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। 900 स्क्वायर फुट में फैला ये कुंड पूरी तरह से वाटरप्रूफ था। इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए पकी ईंटों के ऊपर बिटुमेन यानी प्राकृतिक राल की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। दोनों तरफ शानदार सीढ़ियां और गंदे पानी को निकालने के लिए बड़ी बड़ी नालियां। इससे पता चलता है कि वो पानी की अहमियत और उसके मैनेजमेंट को कितनी अच्छी तरह समझते थे। लेकिन सच कहूं तो जो चीज़ मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है वो है इनकी ड्रेनेज और सैनिटेशन व्यवस्था। आज से 4500 साल पहले लगभग हर घर में अपना प्राइवेट कुआं और टॉयलेट था। घरों की नालियां बाहर सड़क की ढकी हुई मुख्य नालियों से कनेक्टेड थीं। सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल बने थे और सड़कों के किनारे डस्टबिन रखे जाते थे। साफ सफाई का ये लेवल आज के हमारे कई मॉडर्न शहरों के लिए भी किसी सपने से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य तो इनकी सेना भी कितनी विशाल होगी, है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुदाई में हमें किसी भी बड़े राजा के महल, बड़े बड़े स्मारक या भारी भरकम हथियारों का कोई जखीरा मिला ही नहीं। ये लोग बहुत शांति प्रिय लगते हैं। तो फिर बिना किसी आर्मी के इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलाया? इसका जवाब किसी युद्ध में नहीं बल्कि इनके बिजनेस और इकॉनमी में छिपा था। इनका व्यापार सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा थे। प्राचीन मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम के एक बहुत ही रहस्यमयी और अमीर देश का जिक्र बार बार आता है।
और आज इतिहासकार काफी हद तक मानते हैं कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी, जिसका दबदबा 7 समंदर पार तक था। इस व्यापार नेटवर्क का स्केल जबरदस्त था। आपको शायद पता ना हो, लेकिन दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने और सूती कपड़ा बनाने वाले लोग यही थे। ये लोग तांबा, हाथी दांत और लैपिस लजूली जैसे महंगे पत्थर एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले में वहां से सोना और चांदी लाते थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये सभ्यता अपने जमाने की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर थी। और ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड होता कहां से था? गुजरात के लोथल जैसे बेहतरीन बंदरगाहों से। लोथल को दुनिया का सबसे पहला मैन मेड डॉकयार्ड माना जाता है। यहां के व्यापारी समुद्र के ज्वार भाटे यानी टाइड्स को बहुत अच्छे से समझते थे। अरब सागर की लहरों पर उनकी नावें दूर दूर तक जाती थीं और रात में जहाज़ों को सही रास्ता दिखाने के लिए आग के ऊंचे स्तंभ जलाए जाते थे, बिल्कुल एक प्राचीन लाइट हाउस की तरह। व्यापार में ईमानदारी इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। तौलने के लिए इनके पास जो बांट थे वो पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज थे और हमेशा 16 के मल्टीपल्स में चलते थे। आप साम्राज्य के किसी भी कोने में चले जाइए, वजन का माप आपको बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा। इससे पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती थी और कोई किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता था। सामान की सुरक्षा के लिए इनका जो वेरिफिकेशन सिस्टम था वो बड़ा ही स्मार्ट था। ये लोग सामान की बोरियों पर गीली मिट्टी लगाते और उस पर अपनी मोहरें छाप देते। इन मोहरों पर अक्सर यूनिकॉर्न, हाथी या बाघ जैसे जानवरों के बहुत सुंदर चित्र बने होते थे। अगर वो मिट्टी की मोहर सुरक्षित है तो इसका मतलब था कि इतने लंबे सफर में सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये एक तरह से इनका अपना टैंपर प्रूफ लॉक था। सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था। 2600 ईसा पूर्व में इनका गोल्डन एज शुरू हुआ, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी सभ्यता को खामोश कर दिया। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आते आते इस शानदार सिस्टम में दरारें पड़ने लगी, नालियां जाम होने लगीं, व्यापार ठप पड़ गया और 1300 ईसा पूर्व तक तो ये महान शहर पूरी तरह से खाली होकर मिट्टी में दफन हो गए। और यहीं से शुरू होता है इस विश्लेषण का सबसे बड़ा कोल्ड केस। बिना किसी बड़ी तबाही के रातों रात लाखों लोग आखिर कहां गायब हो गए? शहरों में हमें किसी भयंकर युद्ध या सामूहिक विनाश का कोई सबूत नहीं मिलता, तो फिर इन शानदार शहरों का इतना शांत और खौफनाक अंत कैसे हो गया? अगर हम आधुनिक विज्ञान की माने तो वो हमें कई सॉलिड कारण बताता है। सबसे बड़ा कारण था इकोलॉजिकल कोलैप्स। जो नदियां इनकी लाइफलाइन थीं, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और सरस्वती नदी सूख गई। भयानक क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश कम हो गई। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जैसे शहरों ने बार बार आने वाली खतरनाक बाढ़ का सामना किया और हो सकता है कि किसी महामारी ने बचे खुचे लोगों को भी वहां से जाने पर मजबूर कर दिया हो। पहले लोग मानते थे कि शायद किसी बाहरी आक्रमणकारी ने आकर इन्हें खत्म कर दिया, लेकिन देखिए, जब सबूतों की बारीकी से जांच हुई तो वहां हथियारों का कोई बड़ा ढेर नहीं मिला। अगर हम निष्पक्ष होकर साइंटिफिक एविडेंस को देखें तो मिट्टी और कंकाल यही बताते हैं कि इनका अंत किसी इंसान की तलवार से नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज और नदियों के सूखने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ था। इस महान सभ्यता का एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें चिढ़ाता है, और वो है इनकी भाषा। मोहरों पर जो 400 से 500 अलग अलग सिंबल्स मिले हैं, जो दाएं से बाएं लिखे जाते थे, उन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। मिस्र की तरह हमारे पास कोई ऐसा ट्रांसलेशन स्टोन नहीं है जो इस रहस्यमयी लिपि का ताला खोल सके। इनकी पकी हुई ईंटें, वो ढकी हुई नालियां और परफेक्ट बांट, ये सब इनकी समझदारी और अनुशासन की कहानी तो चीख चीख कर बताते हैं, लेकिन इनकी असली आवाज, इनके अपने शब्द, वो आज भी खामोश हैं। यकीन मानिए, जिस दिन भी ये लिपि पढ़ी जाएगी ना, उस दिन इस प्राचीन दुनिया के कई ऐसे राज खुलेंगे जो इतिहास को हिलाकर रख देंगे। तो आखिर में ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दरअसल ये सभ्यता हमें एक बहुत ही गहरी वार्निंग देती है। आप टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी में कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, प्रकृति की ताकत के आगे सब कुछ बहुत छोटा है। जलवायु परिवर्तन का शिकार होकर इतिहास में खो चुके इन लोगों के ये शांत खंडर आज हमसे एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। क्या हमारी आज की मॉडर्न दुनिया प्रकृति के साथ वो बैलेंस बना पा रही है जो भविष्य में हमें बचा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए।